नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 9 चल रही है। 3 की 3 वीडियोस, 2 या 3 वीडियोस में मैं आखिरी चैप्टर नंबर 4 खत्म कर दूंगा। एनसीईआरटी क्लास 9 की इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी चैप्टर, और आपका क्लास 10 पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया चैप्टर का टाइटल है। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। फूड अवेलेबल भी है, लोगों के पास एक्सेसिबल भी है, और लोग उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं हर समय पे। ये 3 कंसेप्ट्स को आगे एलैबोरेट किया गया, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को। बहुत ही बेसिक वीडियो है। अगर हमारे देश के पुअर हाउस होल्ड्स की बात की जाए, दे आर वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी। वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी मतलब कि भाई काफ़ी चांसेस है कि हो सकता है वो फूड इनसिक्योरिटी से सफ़र कर रहे हो, और बहुत सी वजह हो सकती हैं। ठीक है ना। हो सकता है फूड की प्रोडक्शन कम हो रही हो सकता है कि किसी जगह पे किसी प्रकार के फूड की अवेलेबिलिटी ना हो, अगर हो भी तो बहुत महंगी हो। अगर आप फूड सिक्योरिटी की बात करो हमारे देश में बहुत हद तक जो फूड सिक्योरिटी है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे डिपेंड करती है। और कहीं ना कहीं जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात आ जाती है तो गवर्नमेंट विजिलेंस और एक्शंस की बात हो जाती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सरकार भरोसे चलता है। पीडीएस शॉप्स में, जिसको आप फेयर प्राइस शॉप्स ही बोलते हो, राशन कम दाम पे मिलता है, और जब राशन कम दाम पे मिलता है तो वो कम दाम पे एफिशिएंट तरीके से दिया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीडीएस सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बहुत हद तक गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर गवर्नमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रही है, पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म में कुछ लफड़े हो रहे हैं, कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो लोगों की फूड सिक्योरिटी थ्रेटन हो जाएगी, मुसीबत में आ जाएगी। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? जैसे सांस लेने के लिए हवा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जीने के लिए फूड इंपॉर्टेंट है। और फूड का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको बस 2 टाइम का खाना मिल गया। फूड का मतलब इससे बहुत ज्यादा है। फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहला डायमेंशन अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब कि हमारे देश में जो खाना फूड प्रोडक्शन के थ्रू अवेलेबल है, जो खाना हम बाहर से इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो खाना पिछले सालों के स्टॉक में स्टोर करके रखा गया है। तो ये 3 प्रकार के खाने हैं जिसको इंडिया में लोगों को देने में काम किया जा सकता है। 3 प्रकार के कौन? एक, खाना जो घर के अंदर पैदा किया गया, देश के अंदर पैदा किया गया। दूसरा, जो बाहर के देश से इंडिया के अंदर मंगवाया गया। तीसरा, जो पहले के स्टोर में पड़ा हुआ है हमारे। तो ये 3 प्रकार के खाने मिला दीजिए तो ये खाना अवेलेबल होगा हमारे देश के लोगों के पास। वैसे तो अवेलेबिलिटी इनफ है, क्योंकि जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ना, वही सरप्लस है। हम आराम से अपनी फूड सिक्योरिटी को मीट कर सकते हैं। 1960s में और 1950s में फूड क्राइसिस जरूर आई थी, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से टचवुड हमारे देश में फूड की प्रॉब्लम नहीं हुई है। इनफैक्ट अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं हुई है। अभी एक्सेसिबिलिटी या अफोर्डेबिलिटी एक अलग इशू है। एक्सेसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एक्सेसिबिलिटी की बात यह होती है कि भैया हर प्रकार का खाना हर जगह पे अवेलेबल हो, एक पर्सन के पास वो खाना एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए छत्तीसगढ़ का कोई बिगड़ा गांव है, वहां पे कोई मार्केट में गया है गरीब किसान, और वहां उसको पता चला कि भाई गेहूं तो मिल ही नहीं रहा या मक्का तो मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की चीज आ गई कि भाई जिस जगह पे आप रहते हो वहां पे हर प्रकार का खाना अवेलेबल हो। ओके। फिर तीसरी चीज होती है अफोर्डेबिलिटी। आपके देश में फूड की अवेलेबिलिटी है, उसके बाद आप जिस जगह पे रहते हो वहां पे वो फूड अवेलेबल हो, लेकिन क्या आप उस फूड को खरीद सकते हो? क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि वो फूड फ्री में बट रहा होगा। पीडीएस में भी एक बेसिक इनकम, बेसिक चार्जेस देके आप फूड खरीद सकते हो। बेसिकली अफोर्डेबिलिटी मतलब एक इंडिविजुअल के पास इतने पैसे हो कि वो सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड को खरीद सके अपनी डाइटरी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो भाई एक कंट्री में फूड सिक्योरिटी 2 ही तरीके से इंश्योर हो सकती है। पहली बात तो सारे पर्सन्स के लिए अच्छा खासा खाना अवेलेबल हो। दूसरा, पर्सन्स के पास फूड खरीदने की कैपेसिटी हो, और ऐसा फूड खरीदने की कैपेसिटी हो जो ठीक ठाक क्वालिटी का हो, और एक्सेस ऑफ द फूड में कोई बैरियर ना हो। तो किसी एक जोग्राफिकल लोकेशन में किसी प्रकार का खाना अवेलेबल ना हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। फिर फूड सिक्योरिटी जरूरी क्यों है? देखिए, हमारी सोसाइटी का जो सबसे गरीब तबका है, जरूरी यह है कि वो फूड इनसिक्योर फील ना करे। वैसे तो अभी की जो सिचुएशन है, कहीं ना कहीं भाई फूड इनसिक्योर फील करते हैं वो लोग जो कि पोवर्टी लाइन के नीचे हैं, जो बिल्कुल पुअर सेक्शन को बिलोंग करते हैं। और वो लोग जो कि थोड़ा बहुत पोवर्टी लाइन के ऊपर। मैं आपको पोवर्टी लाइन की खास बात बताऊं, एक बेसिक ट्रेंड। अगर मान लीजिए ये पोवर्टी लाइन है, इसके नीचे कुछ लोग हैं और ऊपर लोग हैं। तो जो ऊपर लोग हैं ना, पोवर्टी लाइन के जस्ट ऊपर एक बहुत बड़ा तबका होता है। पोवर्टी लाइन के जस्ट ऊपर एक बहुत बड़ा कंसंट्रेशन होता है। हल्का सा भी अगर कोई डिजास्टर या कोई नेचुरल कैलेमिटी, अर्थ को एक ड्रॉट, फ्लड, सुनामी आ गई, या फिर क्रॉप फेलियर हो गया, फेमिन आ गया, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि ये जो पूरा तबका है जो जस्ट पोवर्टी लाइन के ऊपर है, फिर से पोवर्टी लाइन के नीचे चला जाए। ठीक है ना भाई। तो भाई कहीं ना कहीं एक कैलेमिटी के दौरान
फूड सिक्योरिटी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि एक कैलामिटी के दौरान हो सकता है कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम हो जाए। जब फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जहां पे कैलामिटी आई है वहां पे फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, और जब भी किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो जाती है। हाई प्राइसेस पे ज्यादातर लोग फूड खरीद नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं अगर आप देखो ये कैलामिटी एक बड़े इलाके में होती है तो सिचुएशन स्टारवेशन तक भी पहुंच सकती है। स्टारवेशन मतलब कि खाने के लिए है ही नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं। और अगर स्टारवेशन भी एक लिमिट के आगे चला गया तो फेमिन आ जाएगा। समझिए, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया कैलामिटी की वजह से, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से फूड के दाम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। जब फूड के दाम बढ़ते गए तो वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो फूड खरीद नहीं पाए, क्योंकि उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो स्टारवेशन हो गया। स्टारवेशन हो गया तो क्या मतलब हुआ कि भाई अब लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। एक लिमिट से ज्यादा अगर एक्यूट स्टारवेशन हो गया तो हो गया फेमिन। फेमिन में मैसिव स्केल पे डेथ्स होने लगी, लोग मरने लगे। समझ गए भाई। एपिडेमिक्स के दौरान फेमिन एक और वजह से होता है कि पानी अगर आसपास से गंदा हो जाए या सड़ा गला खाना लोग खाने लगे, जिसकी वजह से कोई शरीर बीमारी पकड़ ले, और कुछ कुछ बीमारियां बिल्कुल ही आप कहते हैं कि कॉन्टेजियस होती हैं, फैलती चली जाती हैं, तो उसके चलते भी आपका कभी कभी एपिडेमिक टाइप का फैल जाता है। समझ गए बात को। तो ये चीजें यहां पे बताई जा रही हैं। फूड इनसिक्योरिटी आपको समझ में आई गई होगी क्या चीज है। अभी तक का अगर इंडिया का सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग फेमिन की बात की जाए तो वो था फेमिन ऑफ बंगाल इन 1943। 1943 में जो फेमिन आया था बंगाल में, उसने 30 लाख लोगों को मार दिया बंगाल की प्रोविंस में। समझिए कितने बुरे हालात थे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। 1970s में फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब था। फूड सिक्योरिटी का मतलब था अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम्स ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ बेसिक फूड स्टफ्स। यानी कि भाई 1970s में दुनिया भर में अगर मान लीजिए फूड की ठीक ठाक ग्रोथ हो रही है, और उसके बाद फूड को अलग अलग देश के इलाकों में सप्लाई किया जा रहा है, तो समझा जाता था कि हाँ भाई फूड सिक्योरिटी है। 1970s के बाद अगर आप देखोगे तो अमर्त्य सेन ने फूड सिक्योरिटी का कंसेप्ट को बदल दिया। अमर्त्य सेन ने बोला कि किसी एक जगह पे फूड की अवेलेबिलिटी है, इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों को फूड मिल जाएगा। जब तक लोगों को फूड नहीं मिल जाता तब तक आप फूड सिक्योरिटी को 100% सही नहीं मान सकते। मतलब कि लोगों के पास खाने का एक्सेस होना चाहिए, लोगों के पास एंटाइटलमेंट होने चाहिए, लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको वो खा सके, या फिर अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको थोड़ा बहुत मार्केट में एक्सचेंज करा सके। मान लीजिए किसान ने 100 किलो गेहूं उगाया तो वो 50 किलो गेहूं के बदले कुछ 40 किलो चावल ले सके, जिससे उसका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सके। फिर कुछ सोशल प्रोग्राम्स के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो लोगों तक सप्लाईज पहुंचा सके, तो पीडीएस और फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू लोगों को राशन मिल जाए सस्ते में। तो कुल मिला के फूड सिक्योरिटी तब होगी जब लोगों के पास फूड का एक्सेस है, लोग खा रहे हैं फूड। केवल अगर आपने फूड को प्रोड्यूस करके सप्लाई कर दिया और वो महंगे दाम पे बिक रहा है और लोग उसको खरीद नहीं पा रहे हैं, तो उसको फूड सिक्योरिटी नहीं बोला जाएगा। फूड सिक्योरिटी तब बोला जाएगा जब लोगों के पास एक्चुअली में फूड पहुंचेगा। और अमर्त्य सेन की इस डेफिनेशन की वजह से जो फूड सिक्योरिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वही बदल गई। और उसके बाद आप 1995 में देखेंगे, 1995 में 1995 वर्ल्ड फूड समिट ने क्या डिक्लेयर किया। फूड सिक्योरिटी एट इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड, रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल exist when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious feed to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life। मतलब कि इंडिविजुअल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे, रीजनल, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे फूड सिक्योरिटी तब एग्जिस्ट करती है जब लोगों के पास फिजिकल एक्सेस भी हो फूड का, इकोनॉमिक एक्सेस भी हो। इकोनॉमिक एक्सेस मतलब उनके पास पैसा हो जिससे वो जाके सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड खरीद सके, ताकि उनकी खाने पीने की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, वो एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ जिए। और इसके लिए पोवर्टी रेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप पोवर्टी रेडिकेशन करोगे, लोगों के पास एक बेसिक अमाउंट ऑफ पैसा आएगा, तो कहीं ना कहीं फूड की अवेलेबिलिटी उनके पास आ जाएगी। ठीक है भाई। फिर डू यू नो हु आर अफेक्टेड द मोस्ट बाय द फेमिन। जब भी कोई फेमिन आता है सबसे ज्यादा कौन अफेक्टेड होता है, तो यहां बताया गया है एग्रीकल्चरल लेबर्स, फिशरमैन, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड अदर कैजुअल वर्कर्स। आप देखिए ये वो लोग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में काम करते हैं। तो डेली की दिहाड़ी के मजदूर, जो लोग डेली मछली पकड़ के मार्केट में बेच के पैसा कमा रहे हैं, जो लोग एग्रीकल्चर की फील्ड में डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, सड़क पे गाड़ियां चल रही है, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार के लोग सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। क्योंकि जब फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ जाते हैं तो ये फूड अफोर्ड नहीं कर पाते, और जब ये फूड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यहां पे देखिए
प्रोडक्शन ऑफ राइस बता रखा है इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल। 1938 में टोटल जो राइस का प्रोडक्शन हुआ वो 85 टन था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ हुआ नहीं। 1939 की बात कीजिए तो प्रोडक्शन था 79, इंपोर्ट हुआ 4 लाख टन, तो 83 टन। उसी तरीके से 1940 में भी 85 टन की अवेलेबिलिटी, 1941 में भी 70 टन की अवेलेबिलिटी, 1942 में भी 92 टन की अवेलेबिलिटी, 1943 में भी 79 टन की अवेलेबिलिटी। प्रॉब्लम यह है कि अवेलेबिलिटी तो नहीं बढ़ रही है, लोगों की आबादी बढ़ रही है, और जो थोड़ा बहुत फूड क्रॉप अवेलेबल है वो भी प्रॉपर तरीके से सही समय पर अगर लोगों के पास नहीं पहुंच पाया तो लोग तो भूखे मरने ही लगेंगे। कुछ आप देख सकते हो 1945 के कुछ यहाँ पे कार्टून बनाए गए हैं। रिलीफ सेंटर पे जो लोग पहुंचे उनके क्या हालात थे, इनके हड्डी के ढांचे दिख रहे हैं, इतने बुरे हालात थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना रखा है पिक्चर 4.2 में। ड्यूरिंग द बंगाल फैमिली ऑफ 1943 फैमिली लीव्स इट्स विलेज इन चित्तगोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। मतलब विलेज फैमिलीज इतनी परेशान हो गई, खाने के लिए इतना नहीं है कि अपना गांव छोड़ के ही ये निकल पड़े। तो इतने बुरे हालात थे उस समय पे, ठीक है ना भाई। जो प्रकार के हालात बंगाल फैमिन के समय पे आए थे, फॉर्चुनेटली अब तक उस प्रकार के हालात दोबारा नहीं आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि छोटे मोटे इंटेंसिटी पे हमारे देश के बहुत सी जगहों पे फैमिन लाइक कंडीशंस आती रहती हैं, जैसे काला हांडी, काशीपुर इन ओडिशा। यहाँ पे फैमिन लाइक कंडीशंस बहुत लंबे समय से, बहुत सालों से एग्जिस्ट करती हैं। स्टारवेशन की वजह से यहाँ पे डेथ भी देखने को मिली है। स्टारवेशन की वजह से डेथ बरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड और बहुत सारे दूसरे रिमोट एरिया से देखने को भी मिली है। इसलिए कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी हमारे देश में आज भी उतना ही रेलेवेंट है, उतनी ही जरूरी है। अब फूड इनसिक्योर कौन होते हैं? देखिए, हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका फूड और न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी से सफर करता है, ये हमको पता है। सबसे ज्यादा कौन सफर करते हैं? सबसे ज्यादा वो ग्रुप्स अफेक्टेड हैं जो जहां पे लैंडलेस पीपल है, मतलब वो लोग जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई जमीन नहीं है। तो अभी उनके पास किसी भी प्रकार की कोई जमीन नहीं है तो वो किसी भी प्रकार के एग्रीकल्चर में डिपेंड कर नहीं सकते। जब वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है ही नहीं, अपना खुद की पैदावार कर नहीं सकते, तो भैया उनके साथ सबसे पहले खाने की कमी होगी। फिर भाई ट्रेडिशनल आर्टिसंस, पहले जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस थे, जो ट्रेडिशनल सर्विसेज के प्रोवाइडर्स थे, उनके पास खाना पीना आना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि पहले जो राजा रजवाड़े थे उनके यहाँ पे कुछ मिल भी जाता था, अंग्रेजों के राज में तो इनके यहाँ भी कुछ मिलना बंद हो गया। फिर भाई पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, डेस्टिट्यूट्स इंक्लूडिंग बेगर्स, बेगर्स को कभी कुछ मिला कभी कुछ नहीं मिला। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स को काम मिला तो खाना बना घर में, नहीं मिला तो नहीं बना। तो आप समझ सकते हो कि आजादी से पहले से ही लेके आज तक एक बहुत बड़ा तबका है हमारे देश में जो कि खाना नहीं खा पा रहा है, फूड इनसिक्योर है। और ये जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस और प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज है ना, ये केवल अंग्रेजी राज के दौरान भी नहीं, ये आज भी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है। क्योंकि आज की डेट में मॉडर्निटी का जमाना है, सब लोग मशीनों से बनी हुई चीजें, ठीक है ना, मॉडर्नाइज तरीके से बनी हुई चीजों को प्रेफर करते हैं। पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल्स की चीजें समझ में नहीं आती। अब आप खुद सोचो, आज की डेट में आप मोंटी कार्लो का स्वेटर पहनना पसंद करोगे सर्दियों में, या फिर हाथ से बुना हुआ स्वेटर पहनना पसंद करोगे? हाथ से बुना हुआ स्वेटर फैशनेबल नहीं होता है। आपको लगेगा कि यार कैसा अजीब सा लग रहा है, बाहर निकलूंगा तो सब हंसेंगे। आपको क्या लगेगा? मोंटी कार्लो का स्वेटर खरीद लेता हूँ, ये पहनता हूँ, ये फैशनेबल लगता है। तो हमारी जरूरतें बदल गई हैं, और जो जरूरतों के चलते जो पुराने ट्रेडिशनल आर्टिस्ट थे उन सबका काम धंधा चौपट हो चुका है। ठीक है भाई। उसके बाद इन द अर्बन एरियाज द फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज हुज वर्किंग मेंबर्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशंस एंड कैजुअल मार्केट्स। अर्बन इलाकों में ज्यादातर जो गांव से माइग्रेट करके गई फैमिलीज है वहां पे जो सेटल हुई है, या जो पुअर फैमिलीज है अर्बन इलाकों की, उनके जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं वो छोटे मोटे ऑक्यूपेशंस में ऑक्यूपाइड है। तो कोई बिल्डिंग बन रही है मुंबई में, फ्लैट कंस्ट्रक्ट होने तो दिहाड़ी पे काम मिल गया दिन के 400 रुपए का या 500 रुपए का। कैजुअल लेबर मार्केट है, तो जैसा कि मैंने पहले भी कई बार आपको बताया कि आपकी लोकेलिटी में, अगर आप शहरों में रहते हो, कोई एक जगह होगी जहाँ पे सुबह आके थोक के भाव लेबर खड़े होते रहेंगे, तो आप जाके वहाँ पे प्लम्बर, कारपेंटर, मिस्त्री हर कोई ढूंढ सकते हो। तो ये कैजुअल लेबर जो मार्केट है ना, इसमें लोगों का बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है, और एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ भी इन लोगों को श्योरिटी नहीं रहती कि काम उस दिन पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर आगे क्या बताया गया कि these workers are engaged in seasonal activities and are paid very low wages that just ensure bare survival। मतलब कि इस प्रकार के जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनको डेली बेसिस पे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा क्लैरिटी है नहीं। सीजनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया। अभी एग्रीकल्चर हो गया तो भाई जब थ्रेशिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग हो रही होगी तो काम मिलेगा रूरल इलाकों में। अर्बन इलाकों की बात करिए तो भाई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही है, बिल्डिंग बन रही है, मॉनसून सीजन आया,
बिल्डिंग बननी बंद होगी। मानसून सीजन के समय पे बारिश बहुत होती है, काम बंद आ जाता है कंस्ट्रक्शन का कुछ 2-3 महीने के लिए, उस समय पे इन लोगों को भी काम मिलना बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं इनकी जो एम्प्लॉयमेंट है ना, वो एम्प्लॉयमेंट फिक्स नहीं है, स्टैटिक नहीं है, बहुत ही ज्यादा हैफेजर्ड है, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे बात करते हैं स्टोरी ऑफ रामू की। रामू एक कैजुअल वर्कर है इन द एग्रीकल्चर फील्ड इन रामपुर विलेज। रामू का जो सबसे बड़ा बेटा है सोमू, वो 10 साल का है। वो एज अ पाली काम करता है। पाली मतलब जो सरपंच है गांव का सतपाल सिंह, उसके कैटल को देखता है वो। ठीक है भाई, कैटल मतलब उसकी भेड़ बकरियां देखता है। जो सोमू है, जो कि बड़ा बेटा है 10 साल का रामू का, उसको पूरे साल के लिए सरपंच ने हायर कर लिया और सरपंच ने सिर्फ इसके लिए 1,000 रुपए दिए। मतलब एक इंसान को, एक लड़के को कैटल चलाने के लिए पूरे साल के लिए हायर कर लिया और केवल 1,000 रुपए दिए। रामू के 3 और बेटे हैं, ठीक है, 2 डॉटर्स हैं, और ये सब लोग बहुत छोटे हैं, ये फील्ड पे काम नहीं कर सकते हैं। जो उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ की क्या ही हालत हुई होगी, 4 बेटे 2 बच्चियां, 6 बच्चे पैदा करने में उसके शरीर में क्या ही बचा होगा। उसका जो उसकी वाइफ है सुनहरी, ये भी एक पार्ट टाइम वर्किंग वुमेन है, हाउस क्लीनर है, लाइफ स्टॉक को साफ करती है। तो देखा नहीं कि भेड़ तबोलों में जाके वहां पे गाय भैंसों को पोछना, फिर भाई कुछ जगहों पे जाके और छोटा मोटा काम, डाउट डंग को हटाना। तो इस सब काम के लिए सुनहरी को आधा लीटर दूध मिल जाता है, कभी कभी कुछ वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, कुछ कुछ फूड मिल जाता है, वो लेके वो घर वापस आ जाती है। तो भाई थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है घर वालों को। उसके बाद वो अपने पति की मदद करती है बिजी सीजन के दौरान, क्योंकि एग्रीकल्चर सीजन में हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग में ठीक ठाक काम मिल जाता है, तो इन लोगों की अर्निंग्स थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो जाती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी है, जैसा कि मैंने बताया कि जिस समय पे क्रॉप्स ग्रो कर रहे होते हैं उस समय पे इन लोगों को कुछ काम मिलता नहीं है। तो रामू को काम केवल सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग और हार्वेस्टिंग के समय पे मिलेगा। 4 महीने उसको कोई भी काम नहीं मिलेगा। तो 4 महीने तक वो दूसरी एक्टिविटीज ढूंढता रहता है। तो ईंटे की भट्टी में उसको कभी इंप्लॉयमेंट मिल गया तो मिल गया, किसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में पास में विलेज में कोई इंप्लॉयमेंट मिल गया तो मिल गया। इसके चलते ना रामू, देखिए रामू का क्या है ना कि he is able to earn enough either in cash or kind for him to buy essentials for 2 square meals for his family। मतलब कि जब उसको काम मिल रहा है तो रामू ठीक ठाक करके कैसे ना कैसे करके 2 टाइम के खाने का तो पैसा जुटा पा रहा है। और वो 2 टाइम के खाने का पैसा भी रामू और सुनहरी मिलकर जुटा पा रहे हैं, या तो कैश में मिल रहा है या सीधे सीधे मिल जा रहा है। तो भाई जिसके यहाँ काम करते हैं उसने आधा लीटर दूध दे दिया, कुछ वेजिटेबल्स दे दिए, आपने जाके घर पे पका ली। तो इस तरीके से जैसे तैसे इनका काम चल रहा है। लेकिन जब इनको काम नहीं मिलता ऑफ सीजन में, तो फैमिली की हालत खराब है, खाना नहीं मिलता। अक्सर कर बच्चे बिना खाने के, बिना दूध के सो जाते हैं। दूध और वेजिटेबल्स तो रेगुलर है ही नहीं, लग्जरी है, कभी मिल गया तो मजे, नहीं मिला तो कोई मजे नहीं। तो रामू को जो 4 महीने एग्रीकल्चरल लीन सीजन में काम नहीं मिलता, उस समय पे वो अनएम्प्लॉयड रहता है। और अनएम्प्लॉयड रहने की वजह से वो बहुत ज्यादा अनसिक्योर रहता है। अनसिक्योर क्यों? क्योंकि उस समय पे उसको पता ही नहीं कि उसके बच्चे खाना कैसे खाएंगे। तो यहाँ पे काफी बुरी हालत है रामू की। फिर यहाँ पे अहमद की स्टोरी देख लेते हैं। अहमद एक रिक्शा पुलर है बैंगलोर का। झुमरी तलैया से वो अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और ओल्ड पेरेंट्स के साथ बैंगलोर पहुंचा। एक झुग्गी में रहता है वो। और कहीं ना कहीं ये पूरी फैमिली तब खाती है जब अहमद पूरे दिन रिक्शा को खींच के चला के कुछ शाम को घर खाना लेके आता है। उसके पास कोई सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है अहमद के पास। उसकी अर्निंग दिन ब दिन फ्लक्चुएट करती है। ठीक है ना भाई। ड्यूरिंग सम डेज ही गेट्स इनफ अर्निंग फॉर हिम टू सेव सम अमाउंट आफ्टर बाइंग ऑल हिज डे टू डे नेसेसिटीज। कुछ दिन उसके पास कुछ एक्स्ट्रा बन जाता है। कुछ दिन उसके पास इतना पैसा भी नहीं बन पाता कि वो डेली का खाना हो जाए। लेकिन फॉर्चुनेटली अहमद के पास एक येलो कार्ड है, जिसको आप बोलते हो पीडीएस कार्ड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कार्ड। ये बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल को मिलता है। तो अहमद को कम दाम पे वीट, राइस, शुगर और केरोसिन मिल जाता है अपने डेली यूज के लिए। और ये सब उसको मार्केट के आधे दाम पे मिल जाता है राशन शॉप से। राशन शॉप एक हफ्ते में या एक महीने में किसी एक पर्टिकुलर दिन खुलती है, तो उस दिन अहमद जाके वहां से सामान सस्ते में खरीद लेता है, जिसके चलते अहमद के घर पे लोग खाना खा लेते हैं। तो इससे पता क्या चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, ये इस प्रकार एक प्रकार से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। गवर्नमेंट की स्कीम के चलते अहमद के घर में खाना बन पा रहा है। ओके, तो यहां पे बताया यही जा रहा है भाई कि कहीं ना कहीं अगर आपको देश में फूड सिक्योरिटी लेके आनी है, तो पूरी तरीके से अगर आप लोगों पे छोड़ दोगे तो काम नहीं बनेगा। क्योंकि आपका जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, हमारे इंडिया का जो इकोनॉमी का कैपिटलिस्ट सिस्टम है ना, वो कभी भी जो बिल्कुल ही नीचे तबके के लोग हैं उनको पूरी तरीके से फूड सिक्योर फील नहीं करने देगा। तो सरकार को तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा।